तैयारी करने वाले हमेशा के लिए भूल जाएं कि ये इंडियन पॉलिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है, न कि इंडियन पॉलिटी। रटने से नंबर नहीं आने वाला है। आपको याद होगा, आप में से कुछ लोगों को 2022-23 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया, भारतीय संविधान एक जीवंत संविधान है। अब राज व्यवस्था में क्या क्या है आप देखेंगे। कार्यपालिका है, आप देखेंगे विधायिका है, और फिर लिखना एक प्रस्तुतिकरण है। अब यहां पर कुछ लोग बोलते हैं हिंदी माध्यम में नंबर कम आता है। आप तो अपने वाक्य को ही काट रहे हो। हिंदी क्या है? माध्यम है। माध्यम से नंबर नहीं आता, नॉलेज से नंबर आता है। गुड आफ्टरनून। बिना थके हुए आप लोग सुन रहे हैं हम लोगों को, है ना? बहुत स्टेमिना है भाई। तो अब तक मुझे पता चला कि भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और गवर्नेंस ये सब हो गया, और अब कुछ नया सुनना है। आप लोग सभी सिविल सर्विस देना चाहते हैं, नहीं? एग्ज़ाम देना चाहते हैं? अच्छा, क्यों देना चाहते हैं? अब लोग उसको बता रहा है, हमें बताओ भाई। ये बगल में बात करने की आदत मैं आया हूँ बातचीत करने, तो उसको बता रहा है। होगी मोहब्बत उससे, लेकिन थोड़ा इधर भी देख लो। मैं तो इसी में परेशान रहता हूँ, सही बता रहा हूँ। अब मैं इतना सोच समझ के आया कि आप लोगों से बातचीत करूं, वो उनको बता रहा है। तो क्यों बनना चाहते हो बेटा? इधर देख, मैं देख रहा हूँ। उधर फोटो में कहाँ देख रहा? मैं खुद ही सामने हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। पोहा खाने गए थे? अच्छा, नहीं भूख लगी होगी, मारो मत किसी को। तो मैंने आपसे पूछा कि आप क्यों बनना चाहते हो। आप लोगों ने बताया नहीं। सोचा होगा कि यही सुनने आए हैं, तुम बताओ, हम क्यों बताएं। तो जो भी बनना चाहते हो, वो बनने के पहले यह मालूम होना चाहिए कि बन के करोगे क्या। जो बनना चाहते हो, बनने के बाद क्या करना है, ये तो मालूम होना चाहिए। कहाँ करना है भूगोल बताएगा, किसके साथ करना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बताएगा, लेकिन क्या करना है ये तो हम ही बताएंगे बेटा, है ना? क्योंकि मैं आपके साथ जो चर्चा करने जा रहा हूं वह है संविधान और राज व्यवस्था। हाँ, बताने के लिए धन्यवाद। संविधान और राज व्यवस्था, ठीक है।
preparation is not just about reading books or watching online lectures. It requires personal guidance, real discussions, and structured practice. This is where offline mentoring makes all the difference. Unlike online learning, where doubts often remain unresolved, offline mentoring offers direct interaction, real-time feedback, and an environment of discipline and competition. One-to-one sessions help students get tailored advice, strategy corrections, and focused improvement. Every aspirant has different strengths and weaknesses. Personal mentoring helps address them effectively. Ground discussions sharpen analytical thinking and help students develop a multi-dimensional perspective on issues crucial for prelims, mains, and interview. Elocution sessions help in personality development, clarity of thought, and confidence, essential for UPSC interviews. Test writing is the most crucial part of UPSC preparation. It helps in time management, structuring answers, and improving content quality. Offline mentoring is not just about teaching, it's about grooming future officers with the right guidance, discipline, and confidence. So if you are preparing for UPSC, make sure you have the right mentor by your side. अब इसी में एक अभिशासन भी है और इधर सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी। तो अभिशासन हो चुका है, सामाजिक न्याय की संभावना होगी, लेकिन ये जो दो चीजें हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था, ये कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पेपर 2 का केंद्र बिंदु है। और संविधान और राज्य व्यवस्था अगर नहीं पता चला तो यह मालूम ही नहीं होगा कि देश के अलग अलग भागों में हमें काम क्या करना है ना। क्योंकि संविधान में ही मैदानी क्षेत्र में क्या करना है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या करना है, जनजातीय क्षेत्र में क्या करना है लिखा हुआ है। तो प्राथमिक आवश्यकता होती है संविधान जानने की। अगर हम संविधान ही नहीं जानते तो हमें यही पता नहीं चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे बनाना है, क्योंकि वह भी संविधान में ही लिखा हुआ है। अगर हम संविधान नहीं जानते तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सामाजिक न्याय क्या होता है, और फिर सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हम काम क्या करेंगे। आज के समाचार पत्र में आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि भारत की सरकार सामाजिक न्याय के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाई है। तो जब लोकसभा के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य दिया एक समारोह में, तो उन्होंने कहा कि हमने नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण दिया। आज के समाचार पत्र में ये लिखा हुआ है कि नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, नारी का सशक्तिकरण करने के लिए हमने एक विधेयक पास कराया। फिर उन्होंने यह कहा कि हमने ट्रांसजेंडर, इनका सशक्तिकरण करने के लिए एक विधेयक पास कराया। अब सवाल यह उठता है कि ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए संविधान क्या कहता है। आपने काम किया, लेकिन काम का आधार कहाँ पर है? यही मैं आपसे कह रहा था कि क्या करना है आपको कहाँ से पता चलेगा?
संविधान से, है ना। और किसके द्वारा करना है? राज व्यवस्था के द्वारा करना। तो अगर आप लोगों को इस पेपर में कुछ सम्मानजनक नंबर लाना है, सम्मानजनक का मतलब होता है 125 या उससे ज्यादा, 50%। 40% 100 नंबर होता है और 30-35% 80-85 होता है, जो अधिकांश लोगों को आता है। तो जब मैं ये प्रारंभ करने जा रहा हूं और आप यहां पर बैठ के अगर कुछ सुनना चाहते हैं और कुछ प्रोडक्टिव लेके जाना चाहते हैं, तो 2-3 बातों पर ध्यान दीजिए, अन्यथा इंटरनेट पे पता चल जाएगा कि इस पेपर में नंबर कितना आता है। स्वाभाविक, वो सबको पता चल जाएगा, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है कि उस पर नंबर कितना आता है। इतना मैं अवश्य बता दूं कि एक समय में आईएएस टॉपर एक महिला रही जो राजस्थान काडर की है। उसका वैकल्पिक विषय माफ़ कीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन था, और उसको इस पेपर में केवल 84 नंबर आया था। बस इतने से पर्याप्त समझ में आना चाहिए कि इस पेपर में ज़रूरत क्या है, कि जिनका राजनीति विज्ञान वैकल्पिक विषय है उनको भी 84 नंबर आया और वो टॉप कर गए थे। 84 नंबर 30-35% होगा, ठीक है ना। तो इस विषय को समझने के लिए सबसे पहली तो आवश्यकता यह है कि तैयारी करने वाले हमेशा के लिए भूल जाएं कि ये इंडियन पॉलिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है, न कि इंडियन पॉलिटी। जब इंडियन पॉलिटी बोलते हैं तो वह केवल राज व्यवस्था होता है, अर्थात आप कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान ही नहीं देते, समझ गए। तो यहाँ पर पहली जरूरत होती है जानने की कि क्या पढ़ना है, ठीक है ना। और दूसरी जरूरत होती है कैसे पढ़ना है, ठीक है। और तीसरी बात जो होती है वह है अंक की, नंबर कैसे लाना है, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ लेने से नंबर आता तो बहुत सारे पढ़ाकू हैं देश में, नंबर लाते, लेकिन आता नहीं है। वो आता इसलिए नहीं है कि गलती यहीं से हो जाती है, क्या पढ़ना है। वो आते ही हैं कहने के लिए, पढ़ने के लिए पॉलिटी, इसको छोड़ के, समझ रहे हैं। और वहीं से उनका भाग्य लिख दिया जाता है कि उनको नंबर नहीं आने वाला है। तो पहली चीज यह समझ लीजिए कि आप संविधान और राज व्यवस्था पढ़ने आए, ये पहली जरूरत की चीज। दूसरी चीज यह समझिए कि संविधान और राज व्यवस्था में वही संबंध है जो किसी विज्ञान विषय में थियोरी और प्रैक्टिकल का है, ठीक है। आप में से सबका विज्ञान हो सकता है न हो, लेकिन 10वीं तक तो पढ़ा ही होगा संभवतः सबने, है ना। तो विज्ञान में सिद्धांत होते हैं और सिद्धांत का व्यवहार प्रैक्टिकल में होता है। तो जब तक हम संविधान को नहीं जानेंगे, राज व्यवस्था को काम कैसे करना है यह पता नहीं चलेगा। तो हमारी पहली जरूरत होती है कि हम क्या जाने, संविधान, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले संविधान पढ़ना है ना बेटा।
और सबसे पहले जब आप संविधान पढ़ना शुरू करोगे, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो जब पढ़ना शुरू करते हैं संविधान देखे भी नहीं होते हैं कि भारत का संविधान कैसा है। भले ही एक नेता घूम घूम के दिखा रहा है लाल रंग का, मैं भी लाया हूँ लेकिन रख दिया इधर, वो है ना, वो लाल रंग का दिखाता चलता है। हालांकि उस पर भी एक विवाद हो गया कि चीन का दिखा रहा है, तो हाँ हुआ था भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संविधान जानना है। बहुत सारे लोग सिविल सर्विस की तैयारी करने आ जाते हैं, आने का अधिकार भी है, लेकिन न तो पढ़ाया गया होता है न पढ़ने का अवसर मिला होता है। केवल उन्हीं का दोष नहीं होता। तो उनको सबसे पहले संविधान पढ़ना होता है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले क्या पढ़नी पड़ेगी, अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है संविधान क्या है, संविधान क्यों है, संविधान किसके लिए है। फिर भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान क्यों है, भारत का संविधान कैसे है, भारत के संविधान का महत्व क्या है, भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, इत्यादि, है ना। जब हम भारत के संविधान की और संविधान की अवधारणा जान लेंगे तो सामान्य किताबों की तरह उसका परिचय जानेंगे, तो उसमें दूसरा मुद्दा आएगा, क्या, प्रस्तावना, है ना। संविधान में हर किताब में क्या होता है, पहले एक परिचय लिखा होता है ना, एक प्रस्तावना लिखा होता है। उस प्रस्तावना को जानेंगे। जब प्रस्तावना को नहीं जानेंगे तो संविधान में क्या चीज लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है, नहीं जान पाएंगे, है ना। अब यहीं से आपके लिए समस्या शुरू हो जाती है। समस्या क्या शुरू होती है कि एक विद्यार्थी के रूप में आपको संविधान पढ़ना है कि एक नेता के रूप में संविधान पढ़ना है, राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में संविधान पढ़ना है, किसी जाति के एजेंट के रूप में संविधान पढ़ना है, किसी धर्म के एजेंट के रूप में संविधान पढ़ना है, या विद्यार्थी के रूप में संविधान पढ़ना है। यह अति महत्वपूर्ण है। आप इन सभी चीजों के एजेंट क्लास के बाहर हो सकते हैं। विद्यार्थी के रूप में अगर आपको पढ़ना है तो आपको ध्यान देना होगा कि परसों एक राज्य का मुख्यमंत्री वक्तव्य देता है तो वह शरारत करता है और कहता है कि भारत लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य है, वह धर्मनिरपेक्ष कहना छोड़ देता है। आपको यह समझना है कि वह जानबूझकर धर्मनिरपेक्ष शब्द छोड़ रहा है। वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ही अपमान नहीं कर रहा, बल्कि धर्मनिरपेक्षता जो आधारभूत ढांचा है उसका भी अपमान कर रहा है। तो नेतागिरी नहीं करनी है। और संविधान के बारे में जब उसने बोला, समाचार पत्रों में छपा, आपको सभी शिक्षक बताते हैं समाचार पत्र भी पढ़ो, तो स्वाभाविक है कि आप पढ़ोगे तो उसमें यह मिलेगा, है ना। तो आपकी तो गलती नहीं हुई। अगर आप बारीकी से संविधान को नहीं जानते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान का किस प्रकार से माखौल उड़ा रहा है। समझ गए। उस दल के एजेंट के रूप में आपको मजा आ सकता है, लेकिन संविधान के विद्यार्थी के रूप में आपसे एक ऐसी गलती हो सकती है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में नंबर आपका काट ले। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता के साथ साथ लिखा हुआ है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। पंथ निरपेक्ष छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। सामान्य व्यक्ति बोलता है कोई लेना देना नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान की शपथ खाता है कि हम सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ संविधान के प्रति समर्पित होंगे। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय लिंग के एजेंट नहीं हो, किसी राजनीतिक दल के एजेंट नहीं हो। जो संविधान बोल रहा है आप उसको समझो, ठीक है ना। जो
संविधान बोल रहा है उसको समझो, और संविधान में जिस चीज की व्याख्या न्यायपालिका ने की उसको समझो। न तो मुझे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, न आपको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार एकमात्र न्यायपालिका को है, वह सही करे या गलत करे, अंतिम व्याख्या उसी की होगी, और उसी की व्याख्या को विद्यार्थी के नाते हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और इसी प्रस्तावना में जब मैं आपसे पूछ रहा था कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो आपके मित्र किसी और को बता रहे थे, उसका मकसद मेरा यही था कि आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, यही प्रस्तावना आपको बताएगी सामाजिक न्याय क्या होता है, यही प्रस्तावना आपको बताएगी आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या होती है, गणराज्य क्या होता है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा इत्यादि क्या होती है, यह संविधान बताएगा। और जब इस संविधान की प्रस्तावना को जानोगे तो एक आईएएस के रूप में आपको समझ में आएगा कि किसी व्यक्ति पर पेशाब करने से व्यक्ति की गरिमा भंग होती है, और हमारा कर्तव्य अपने संविधान की रक्षा करना है, तो उस व्यक्ति पर जो पेशाब कर रहा है उसको विधि के अनुसार दंडित किया जाए। समझ गए? और यदि भारत धर्मनिरपेक्ष है तो किसी धार्मिक त्योहार के दौरान दूसरे धर्म से संबंधित स्थान पर चढ़ने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि देश में विधि का शासन है। इसलिए मैंने पूछा था कि जब आप बनना चाहते हो तो यह समझो कि क्यों बनना चाहते हो। बनने का मकसद है संविधान को लागू करना, और इसलिए संविधान पढ़ने की आवश्यकता है। जब संविधान पढ़ोगे, अवधारणा और उसके बाद प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के बाद इसी प्रस्तावना को विस्तार देने के लिए आपके सामने 3 और टॉपिक आएंगे। एक होगा मौलिक अधिकार, दूसरा होगा नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा होगा मौलिक कर्तव्य। यहां पर यह भी जानने की आवश्यकता होगी कि ये तीनों क्रम में क्यों दिए गए। मौलिक अधिकार पहले क्यों लिखा गया, नीति निर्देशक तत्व उसके बाद में क्यों लिखा गया, और मौलिक कर्तव्य उसके बाद क्यों लिखा गया। मौलिक कर्तव्य तो बाद में जोड़ा गया, कहीं भी लिख सकते थे, तीसरे नंबर पर ही क्यों लिखा, यह समझने की आवश्यकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी किताबों में, आपके कुछ गाइड में या इधर उधर की किताबों में लिखा रहता है कि मौलिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि नीति निर्देशक तत्व साध्य है, मौलिक अधिकार केवल साधन है उस साध्य को प्राप्त करने के लिए। तो आप जब ये कहते हैं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप गलत हो गए, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा अगर कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया है, तो आपकी पढ़ाई पूरी तरह से गलत हो जाएगी। अगर कोई आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है या मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण है, आप संभवतः कह दें मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रवर्तनीय होता है, किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो लोग अपने मौलिक कर्तव्य को ध्यान में नहीं रखते, उनके मौलिक अधिकार की रक्षा हम नहीं करेंगे। कन्हैया कुमार का केस एक है, आगे भविष्य में पढ़ने वाले पढ़ेंगे, कुछ लोग जानते होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अगर आपको नहीं मालूम हो तो इन तीनों को समझना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। अब इन्हीं तीनों से संबंधित एक और भी परिस्थितियों के आधार पर उदाहरण ले रहा हूं। आजकल बच्चे कहते हैं करंट अफेयर हमको पढ़ना है। आज तक समझ में नहीं आया करंट अफेयर होता क्या है। ये कोई विषय नहीं है। जब यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ोगे तो वक्फ बोर्ड पढ़ना ही पड़ेगा। अभी एक कानून बना है, उसको न्यायपालिका में चुनौती दे दी गई। क्यों चुनौती दे दी गई? चुनौती इसलिए दी गई कि भारतीय संविधान कहता है कि धार्मिक मामलों पर प्रबंधन का अधिकार, उस पर प्रशासन का अधिकार आपका अपना होगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, और अगर होगा तो आप ही के धर्म या संप्रदाय से संबंधित लोगों की उसमें नियुक्ति होगी।
अब इसी आधार पर चुनौती दी गई है, और दूसरी चुनौती दी गई है कि अगर वक्फ बोर्ड के माध्यम से उस धर्म विशेष के लोगों के संपत्ति का प्रबंधन करने का निर्णय भारत सरकार लेती है, तो भारत के अनेक अन्य धर्मों के भी बोर्ड बने हुए हैं, उनमें भी भारत सरकार का वैसा ही हस्तक्षेप हो। जब वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग भी शामिल हो सकते हैं, तो दूसरे धर्म के बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं शामिल हो सकते? अब यह न्यायपालिका को निर्णय लेना है कि केवल वक्फ बोर्ड में ही गैर मुस्लिम क्यों होंगे। तब तो बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा के भी बोर्ड बने हुए हैं, वहां पर भी दूसरे धर्म के लोग होंगे, उनकी संपत्ति का भी विश्लेषण होगा, उनके पास कितनी संपत्ति है यह भी ध्यान में रखना होगा, उनके पास कितनी अपंजीकृत संपत्ति, गैर पंजीकृत संपत्ति है, इसको ध्यान में रखना होगा। ये चुनौती दी गई है न्यायपालिका में। निर्णय किसको लेना है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका जैसा निर्णय लेगी, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 की व्याख्या उसी प्रकार से हो जाएगी। तो अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता आज पढ़ते हो तो वक्फ बोर्ड पढ़ना पड़ेगा। अब उसको आप करंट अफेयर कह के अलग कर देते हो, कोई करंट अफेयर नहीं है, वह उसी विषय का नवीनतम हिस्सा है। तो यह आपको पढ़ना पड़ेगा संविधान के साथ, यानी संविधान की जैसे जैसे व्याख्या न्यायपालिका कर रही है आपको वैसा पढ़ना पड़ेगा। आप आरक्षण के बारे में पढ़ते हो, एक अनुच्छेद है 16, जो लोग जानते हैं, जो नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 16 आप पढ़ते हो। अनुच्छेद 16 हाल ही में सुना होगा आप लोगों ने कि सब क्लासिफिकेशन की बात की गई, उपवर्गीकरण की बात की गई, है ना। यानी जिनको आरक्षण मिलता है उसी में से कुछ को ज्यादा कुछ को कम मिलेगा। तो जब हम आरक्षण यहाँ पर पढ़ेंगे अनुच्छेद 16 में, तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी पढ़ना पड़ेगा। तो कोई तथाकथित करंट अफेयर नहीं होता, हमें एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड स्टडी करनी पड़ती है। हर आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल के साथ संबंध होता है, ठीक है ना। हर भाग का दूसरे भाग के साथ संबंध होता है। जैसे मैंने कहा कि हमें केवल यही नहीं पढ़ना है कि ये इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, हमें यह भी पढ़ना है कि ये क्रम में क्यों है और उसका क्या महत्व है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा मिलेगा कि संविधान में क्या होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। और फिर एक मौलिक ढांचा, नाम सुने होंगे आप लोग कि संविधान में संशोधन कैसे होता है, ढांचा क्या है इसका, है ना। तो क्यों संशोधन होता है, संशोधन का मकसद क्या है, संशोधन नहीं होगा तो क्या होगा, और संशोधन अगर होगा तो परिवर्तन और सुधार से अलग कैसे है। इसको संशोधन क्यों बोला, यह शोधन का क्या मतलब है, यह समझने की आवश्यकता होगी। और जब तक हम यह संशोधन नहीं समझेंगे कि अर्थ क्या है इसका, तब तक ये आधारभूत ढांचा या मौलिक ढांचा होता क्या है यह कैसे पता चलेगा। बिना शोधन के मौलिक ढांचा नहीं पता चल सकता। आपको यह जानने की जरूरत होगी कि परिवर्तन क्या होता है, सुधार क्या होता है, संशोधन क्या होता है, तीनों में अंतर क्या है। रिपीट कर दे रहा हूं, बिना अंतर के पता ही नहीं चल सकता कि आधारभूत ढांचा क्या होता है और क्यों होता है। रटने से नंबर नहीं आने वाला है। आपको याद होगा, आप में से कुछ लोगों को 2022-23 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया, भारतीय संविधान एक जीवंत संविधान है। तो जीवंत किस आधार पर है, परिवर्तन के आधार पर, सुधार के आधार पर या संशोधन के आधार पर। तीनों में से कौन सा लागू होगा। और अगर संशोधन के आधार पर, तो उसके साथ जुड़ा हुआ मौलिक ढांचा क्या है, वह जीवंतता को कैसे निर्धारित करता है, यह पढ़ने की आवश्यकता होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उसके संदर्भ में क्या कहा, यह जानने की आवश्यकता होगी। जैसे
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मौलिक ढांचा तो एक ध्रुव तारा है। अब कल परीक्षा में पूछ देगा, मौलिक ढांचा एक ध्रुव तारा है जो दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता है, कथन के संदर्भ में संविधान के मौलिक ढांचे पर टिप्पणी करें। पढ़ते रहिए गाइड, कोई किताब। थ्योरी की तरह जब तक हम सिद्धांतों को समझेंगे नहीं, तब तक हम राज व्यवस्था से संबंधित कोई भी उत्तर या कोई भी जानकारी ठीक से नहीं ले सकते। इसलिए कहा गया कि हमें सिद्धांतों पर विशेष ध्यान देना है, और सिद्धांतों की व्याख्या न्यायपालिका करती है, ठीक है ना। और इन्हीं सब सिद्धांतों को मिला करके एक ऐसा टॉपिक आता है जिसके बारे में सिलेबस में नहीं लिखा हुआ रहता है, और वह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पर पेपर 2 में 1 बार और पेपर 4 में 3 बार सवाल पूछे गए हैं। यहां पर यह बताने की आवश्यकता है कि पेपर 2 और पेपर 4 का अंतर्व्यक्तिक संबंध है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पेपर 2 अगर ठीक है तो पेपर 4 के ठीक होने की संभावना 90% है, और पेपर 2 अगर खराब है तो पेपर 4 के खराब होने की संभावना भी 90% है। पेपर 2 के बगैर पेपर 4 नहीं होगा, और उसका बहुत साधारण सा उदाहरण है, अभी सर ने गवर्नेंस बताया, पेपर 4 में भी गवर्नेंस है। अभी जो मैं टॉपिक लिख रहा हूं वह टॉपिक है संवैधानिक नैतिकता और संविधानवाद। संवैधानिक नैतिकता और संविधानवाद, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने सवाल इस पर पूछा और पेपर 4 में 3 बार पूछा। तो संवैधानिक नैतिकता जब हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे ऐसा हमने किया, ये संवैधानिक नैतिकता एक तरह से इन सभी का निचोड़ है। संवैधानिक नैतिकता कोई टॉपिक नहीं है, निचोड़ है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने संविधान को ठीक से पढ़ लिया है तो आप यहाँ पर लिख देंगे संवैधानिक नैतिकता, और अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है सबको इससे जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ा तो आपने ठीक से पढ़ा है, नहीं जोड़ा तो नहीं पढ़ा है। बहुत सरल सी बात है, समझ गए। और यदि आपने संविधान पढ़ लिया तो अब आपको पढ़ना है किसी संविधान को लागू करने के लिए एक व्यवस्था बनी है, जिस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था बनी है किसको लागू करने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए। और उस राज व्यवस्था में क्या है, अब राज व्यवस्था में क्या क्या है आप देखेंगे, कार्यपालिका है, आप देखेंगे विधायिका है, और फिर न्यायपालिका है। सबसे बड़ा तो यही 3 है ना, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। कार्यपालिका को किसके अनुसार काम करना है, संविधान के अनुसार। विधायिका को संविधान के अनुसार, न्यायपालिका को संविधान के अनुसार, है ना। अब ये तीनों संस्थाएं जो काम करेंगी, अगर अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा मतलब संविधान के अनुसार, तो अभिशासन कैसा होगा, अच्छा होगा, यानी सुशासन आ जाएगा। तो सुशासन लाने के लिए यह नहीं पढ़ना है हमको कि डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है। सुशासन लाने के लिए पढ़ना है कि संविधान के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सरल सी बात है। अगर संविधान के अनुसार काम हो रहा है तो सुशासन है, अगर संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है तो सुशासन नहीं है, चाहे सरकार में कोई भी हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो एक विद्यार्थी के नाते अगर पूछा जाए कि सुशासन है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप एजेंट के रूप में एकदम लिखना शुरू कर दें है ही है, और विरोधी है तो लिखिए कुछ नहीं है, सत्यानाश हो गया 15 साल में। तो कॉपी पे भी वो यही लिखेगा हाँ, नंबर देगा बढ़िया से। तो आपको एक विद्यार्थी के नाते पढ़ना है कि संविधान के अनुसार ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कार्यपालिका जब आप पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे।
तो अमेरिका से तुलना करेंगे, ब्रिटेन से तुलना करेंगे, फ्रांस से तुलना करेंगे। अब आपके सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है विभिन्न देशों का, है ना। तो जो टिक मारने वाले होते हैं वो पहले देखते हैं कि ये कब पढ़ाएगा, पढ़ा दिया यहीं पर है ना। भारत का राष्ट्रपति पढ़ाया तो अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करा दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति से तुलना करा दिया, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पढ़ा तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत के प्रधानमंत्री से तुलना करा दी, हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर देखो कि अगर संविधान हम जानते हैं तो प्रधानमंत्री को कैसे समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आप लोगों से कि प्रधानमंत्री का काम क्या है, मैं समझता हूं मैं किनारे हट जाऊं तो 3-4 घंटा बोलोगे आप लोग कि प्रधानमंत्री का काम तुमको नहीं पता है, हम बताते हैं, और बताना शुरू करोगे, है ना। हाँ, प्रधानमंत्री लोग कभी सोते ही नहीं हैं, तो काम ही काम करते हैं। लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के गठन में राष्ट्रपति को सलाह देगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी संविधान में नहीं लिखा है। प्रधानमंत्री शब्द ही संविधान में 2-3 बार आया है। तो कल पूछ दे कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का काम क्या है, तो एक ही काम है, रिपोर्ट करना। किसको? राष्ट्रपति को, बस। ठीक है ना। लेकिन यूपीएससी पूछ देगी कि सुशासन को सुनिश्चित करने में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका का विश्लेषण करें। अब कहां से करें हम, समझ रहे हैं ना। या संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका का परीक्षण करें। संविधान में तो एक ही लाइन लिखा हुआ है। तो हमें पढ़ना पड़ता है किसके संदर्भ में? प्रस्तावना की भावना जो होगी, नैतिकता होगी, संविधानवाद होगा, उसके संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा कि क्या काम है। ठीक है ना। जब विधायिका पढ़ेंगे तो हमें लोकतंत्र पढ़ना होगा, है ना, लोकतांत्रिक व्यवहार पढ़ना होगा। कुछ पुराने एक आधे दिख रहे हैं इसमें, उनको बताया गया होगा जब अनुच्छेद 19 आप पढ़ेंगे कभी, धरना प्रदर्शन, करोड़ों की संख्या में अमेरिका की सड़कों पर धरना हो रहा है। हमारे देश में कहा जाता है सड़क पे धरना मत कीजिए, तो कहां धरना करेगा? स्टेडियम में। आप सुन रहे होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ सड़क पे करोड़ों लोग खड़े हो गए हैं, भगाने पर तुले हुए हैं उसको। अभी 4 महीना पहले ही ऐतिहासिक बहुमत मिला था। आज के समाचार पत्र में पढ़ेंगे कि वो दोबारा भी राष्ट्रपति बनने की कोशिश में है, 4 साल के बाद भी। तानाशाही समझिए, कानून में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें हमें यहां पढ़नी पड़ेंगी कि भारत का लोकतंत्र, ब्रिटेन का लोकतंत्र, अमेरिका का लोकतंत्र, फ्रांस का लोकतंत्र अलग कैसे है। केवल यह नहीं पढ़ना है लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है। हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि दक्षिण भारत के लोग परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं, और उसके संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय क्या था। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पक्ष में 5,600 करोड़ रुपया भारत सरकार को कहा था जुर्माना दो, क्योंकि नुकसान हुआ है उस राज्य का। किस आधार पर? जनसंख्या कम किया, इसलिए उसका नुकसान हो गया। तो जब आप परिसीमन, यहां पर विधायिका पढ़ोगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद पढ़ोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा कि परिसीमन क्या होता है, परिसीमन से संबंधित विवाद क्या है, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया वो आरक्षण कहां लगता है, महिलाओं को दिया गया आरक्षण लोकसभा में और पंचायत में कैसे अलग अलग है, यह यहां पढ़ना पड़ेगा। जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो केवल हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय नहीं पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने कहा जिला न्यायालय, आपके तरफ से एक आवाज आई अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय बोलना बंद करो, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय बोलने से सामंतवादी व्यवस्था का जन्म होता है। अब समझना पड़ेगा हमें। संविधान देखोगे आंख बंद करके या किताबें पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय मिलता है,
बाद में उच्च न्यायालय मिलता है, उसके बाद जिला न्यायालय मिलता है। लेकिन जब कोर्ट में जाओगे तो सबसे पहले कौन सा न्यायालय मिलेगा? जिला न्यायालय। तो पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए? पहले जिला न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन चूंकि किताब में लिखा हुआ है तो वहीं से पढ़ लिए। अब पता ही नहीं चला कि अपील कहां करेंगे, जब पहले ही सर्वोच्च न्यायालय पढ़ लिए। तो तरीका भी पढ़ने का वैज्ञानिक होना चाहिए, है ना। अब सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय पढ़ लिया। ये परंपरागत न्यायालय होते हैं। आधुनिक न्यायालय अलग अलग हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ई कोर्ट है ना, महिला न्यायालय है, लोक अदालत है, बहुत सारे न्यायालय हैं। उसी में मेडिएशन है, यानी पंचाट है, समझौता है, मध्यस्थता है ना। और उसके बाद आता है न्यायपालिका में सुधार। अब देख ही रहे हैं कि पैसा जल रहा है, किसी को मिल नहीं रहा है, कहीं पर जल रहा है। और जलने के बाद बोल रहा है मेरा नहीं है, कौन रखा था, किसका, कौन जलाया ले जाके, होली भी नहीं थी, है ना। तो वहां पढ़ना है। अभी एक वीडियो भी मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि YouTube पे एक डिस्कशन प्रकाशित हुआ है, जिसमें हमने बताया है कि न्यायिक मूल्य क्या होते हैं, न्यायिक जवाबदेही क्या होती है। 1997 में, जानकारी के लिए बता दूं आपको, कि सर्वोच्च न्यायालय के फुल बेंच ने, यानी सभी न्यायाधीशों ने मिल करके एक आचार संहिता बनाई थी। उस आचार संहिता की एक लाइन आपको बता देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनता है तो उसकी पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, माताजी हो, पिताजी हो, अगर न्यायिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उसके साथ घर में नहीं रह सकते। चाहे पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, माता पिता हो, उसके घर में रहने का अधिकार नहीं है, नहीं उससे मिलने का अधिकार है। ये आचार संहिता में लिखा हुआ है, ताकि न्यायाधीश पर कोई भी आशंका उत्पन्न न हो। ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब संविधान में नहीं लिखा हुआ है। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि अगर न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं हुआ, आशंकाओं के ऊपर नहीं हुआ, तो संवैधानिक नैतिकता कैसे बचेगी? क्योंकि संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसको दिया है आपने? न्यायपालिका को। और न्यायपालिका ही अगर भ्रष्टाचार में शिकार हो गई, न्यायपालिका के न्यायाधीशों को अगर खरीद लिया गया, न्यायपालिका के न्यायाधीशों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शपथ लेने के बाद घुसने नहीं दिया जा रहा हो, तो न्यायपालिका संविधान की सही व्याख्या कैसे कर पाएगी? यह पढ़ना पड़ेगा हमें, समझ रहे हैं। और इतना पढ़ने के बाद यह देखना पड़ेगा कि संघ की सरकार और राज्य की सरकार दोनों संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसको आप संघ राज्य संबंध कहते हैं, कि संविधान के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना। आपातकाल कब लग रहा है? मणिपुर में आपातकाल कब लगा, तो क्यों लगा? क्या अभी ज्यादा आगजनी हुई या 2 साल पहले हुई थी? ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि अभी लगा क्यों। समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? क्या वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है कि नहीं? संवैधानिक तंत्र की विफलता की परिभाषा न्यायपालिका ने क्या दी है? एसआर बोम्मई का निर्णय क्या है? ये सारी चीजें हमें किसके संदर्भ में पढ़नी पड़ेंगी? संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध में यह पढ़ना पड़ेगा कि आजकल एक नया चलन आया है, विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा। कोई डिमांड करता है विशेष राज्य का दर्जा दे दो, दे नहीं पाते हैं तो उसको पैकेज दे देते हैं, जैसे बिहार को उसको पैकेज मिल रहा है, यानी पैसा दे करके संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टिका हुआ होना उस पर निर्भर करता है।
हम विशेष राज्य का दर्जा तो उसको दे नहीं सकते, क्योंकि जो पैरामीटर है उसके अनुसार वो फिट नहीं बैठता। तो एक विद्यार्थी के नाते हमें जानना होगा कि विशेष राज्य का दर्जा किसको मिलता है। मैं अगर बिहार का हूं तो लिख चलूं कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा तो अनिवार्य तौर पर मिलना चाहिए, नहीं तो संविधान खत्म। है कि नहीं? हाँ, इससे थोड़ी होगा। अरे भाई, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए 5-6 आधार हैं, उनमें से एक भी आधार अगर बिहार नहीं प्राप्त कर रहा है तो उसको विशेष राज्य कैसे बनाओगे? और बनाना है तो पहले आधार बदलो। कुछ तो करना पड़ेगा कि बस कह दिया तो कह दिया। कभी खुशी कभी गम थोड़ी है। हाँ, सुने होंगे, वो सिनेमा देखे होंगे तो उसमें एक डायलॉग है, कह दिया सो कह दिया। न यहां पर हमें क्या है? आप बताओ, वो कह रहा है कि ये दो, अब ये क्या मतलब? आधे घंटा में बोतल की जरूरत पड़ी, वो भी कह रहा है ये दो। यूपीएससी हॉल में परीक्षा में लिखता रहेगा, बोलेगा ये दो। इन्विजिलेटर भी टेंशन में, क्या मांग रहा है ये? ले लो ले लो ले लो ले लो, जरूरत है ले लो, पीने का अधिकार है। पानी बोल रहा हूं, है ना? देखो, बचपन से ही बोतल पीने की आदत है, केवल पदार्थ बदला है। बचपन में माताजी बोतल पिलाई, उसमें कुछ और था, समय बदला, है ना, उसमें अलग तरीके का पदार्थ आ गया, टॉनिक वगैरह जो भी है, पी लो। अब पी लो, सामने आदमी है, ध्यान रखना। तो संघ राज्य संबंध आपको पढ़ना है ना? अब यहीं पर जब संघ राज्य संबंध पढ़ोगे तो आजकल एक और भी है, वह क्या है? पंचायत। अब देखो, बड़ा मजा आता है, हम लोगों से कहा जाता है पंचायत पढ़ रहे हैं, पूछ दिया पंचायत का मतलब क्या है, अब उसको यही नहीं पता, गुस्से में जवाब दे रहा है। बेवकूफ आदमी, 5 आदमी होगा, उसको पंचायत का मतलब ही नहीं मालूम है, और पंचायत पढ़ लिया पूरा। पूरा पढ़ने के बाद पूछा कि अच्छा ये बताओ पंचायत का मतलब क्या है। मान लो एक 4th क्लास का बच्चा पूछा कि क्या पढ़ रहे थे, चाचा अंकल जो भी बोले, पापा जो भी बोले, ठीक है, पूछ दिया कि क्या पढ़ रहे थे, आप बोलोगे पंचायत, तो बोलोगे क्या होता है, क्या करोगे? ज्यादा मत बोला कर, फालतू दिमाग मत खराब किया कर, अपने काम पे ध्यान दे। आता ही नहीं है उसको, क्योंकि वो ये पढ़ा ही नहीं कि पंचायत का मतलब क्या है। समझ रहे हो ना? तो जब पंचायत का मतलब नहीं होगा तो पंचायत की जरूरत क्या है? तब हम क्यों और कैसे समझ पाएंगे कि अनुच्छेद 40 के तहत जब महात्मा गांधी ने कहा कि पंचायत की स्थापना से राम राज्य आएगा, राम का मतलब त्याग है, राम का मतलब करुणा है, राम का मतलब सुशासन है, राम का मतलब मर्यादा है, राम का मतलब धैर्य है, राम का मतलब सहिष्णुता है, राम का मतलब जातिवाद की समाप्ति है। सबरी के यहाँ राम हुआ है।
राम धनुष चलाने वाला नहीं है। राम तो वह है जो कि सिंधु के सामने खड़ा होकर कहता है कि 7 दिन तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। यह धैर्य है उस राम के पास, तब वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह पुरुषों में उत्तम है। उसके पास शील है, उसके पास संस्कार है। जो लौट के आता है तो पहले कैकेयी से मिलता है, न कि कौशल्या से। यह नैतिकता उस राम में है जो राम को जानता है। और उस राज्य की कल्पना की महात्मा गांधी ने अनुच्छेद 40 में, और वह राज्य आएगा महात्मा गांधी के अनुसार पंचायत से। तो पंचायत की परिपक्वता कम होनी चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। यह पढ़ना है। अगर हम पंचायत में यह नहीं पढ़ते तो पंचायत का कोई मतलब नहीं है। इस देश में पंचायत तो 30-32 साल से है, कहां कुछ हो रहा है? तो पढ़ना यह पड़ता है, समझ गए? पढ़ना यह है कि जो संस्थाएं बनाई गई हैं, निर्वाचन आयोग, क्यों बोला था डॉक्टर अंबेडकर ने कि हमें डर है कि निर्वाचन आयोग एक दिन कार्यपालिका की कठपुतली बन जाएगा? ये डॉक्टर अंबेडकर का वचन बोल रहा हूं कि कार्यपालिका की कठपुतली बन जाएगा। और आपको मालूम होगा निर्वाचन आयोग ने मान लिया कि 40 लाख कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में मतदान कर रहे हैं। ये निर्वाचन आयोग की ही मान्यता है और हमें इसमें सुधार करना है। सीएजी का रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो उसे सदन में रखा ही नहीं जा रहा है। सुना होगा आप लोगों ने। तो इन संस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना होगा, समझ रहे हैं? एनजीटी बनाया गया है, लेकिन आपको मालूम होगा हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। किसी राज्य विशेष में, मैं नाम नहीं लूंगा, हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। और यह अजीबोगरीब देश है, एक डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगाएंगे बोला जा रहा है। आईपीएल में जुआ खेल रहे हैं। ऐसे देश में संवैधानिक नैतिकता। अब ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र केवल ऊपरी परत पर है, नीचे से हम अलोकतांत्रिक हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर का विचार है कि भारत में लोकतंत्र मिट्टी के केवल ऊपरी परत पर है, अंदर से तो हम अलोकतांत्रिक हैं। हमें अपने आप को लोकतांत्रिक बनाना पड़ेगा, हम लोकतांत्रिक हैं नहीं। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, इस तरह से इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है, अंतर विषयी अध्ययन करना है। और यदि आप अंतरा विषयी और अंतर विषयी अध्ययन नहीं करते तो बड़ी साफगोई से कह रहा हूं, आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आप एक सम्मानजनक नंबर प्राप्त करोगे। और अगर ऐसा करते हो तो कोई रोक नहीं सकता कि आप सम्मानजनक अंक ना प्राप्त करो। समझ रहे हैं ना? यूपीएससी के पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो आपको मिला होगा केस लॉ के आधार पर उत्तर दीजिए, यानी कि आपको अलग अलग मुकदमों के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी, केसेस के बारे में पढ़ने पड़ेंगे कि किस केस में क्या निर्णय दिया गया। उदाहरण के तौर पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी जो जनता पर पड़ता है, यह भी मौलिक अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार है। ये कौन बोला? न्यायपालिका। कल आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन अधिकार है? आपके दिमाग में बैठा हुआ है कानूनी अधिकार है, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है कि मानवाधिकार है। अगर आपको नहीं मालूम कि न्यायपालिका ने इसे मानवाधिकार कहा है तो आपका उत्तर गलत होगा। तो इसलिए कहा गया ये पूरा तकनीकी विषय है। और अब जो कहा जा रहा है कि क्या पढ़ना है के बाद कैसे पढ़ना है, तो मैं इसी बात की चर्चा कर रहा हूं कि अंतर विषयी अध्ययन करो, अंतरा विषयी अध्ययन करो।
एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध है, ठीक है ना, एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध है, एक अनुच्छेद का दूसरे अनुच्छेद के साथ संबंध है। जब तक हम उन संबंधों को नहीं जान पाएंगे तब तक हम सही उत्तर नहीं लिख पाएंगे। समझ रहे हैं? और खास करके हिंदी मीडियम में बड़ी साफगोई से कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसका सामना आप करते हैं। अनुच्छेद 15 और 16 का केवल उदाहरण आपको दे रहा हूं। वहां पर लिखा होगा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी पढ़ोगे तो लिखा होगा सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। सेक्स और जेंडर में अंतर होता है। कितने बच्चे जानते हैं? और नहीं 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 पूछ नहीं रहा हूं, मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूं कि अगर सेक्स और जेंडर में अंतर नहीं मालूम तो आप अनुच्छेद 15 क्या लिखोगे? कुछ नहीं। आप समझ ही नहीं पाओगे कि लिंग असमानता और लिंग समानता का मतलब क्या है भारत के संविधान में, क्योंकि आपको तो बताया ही नहीं गया, आपने पढ़ा ही नहीं कि सेक्स और जेंडर में अंतर होता है। आपको तो बस एक लिंग पता चला। तो इस तरह से हर तकनीकी पहलू को समझने की आवश्यकता होती है, उस लिहाज से हमें पढ़ना होता है, ठीक है ना। अब पढ़ने का भी 3 हिस्सा होता है। वह क्या होता है? लर्निंग, कंसेप्चुअलाइजिंग और डिलीवरी। डिलीवरी बाद में तीसरे अंक लाने में बताऊंगा। लर्निंग और कंसेप्चुअलाइजिंग। लर्निंग क्या होता है? पढ़ना। इसमें 2 बातें आती हैं, एक होता है पढ़ना और एक होता है पुनः पढ़ना, यानी इसको रीडिंग और री रीडिंग बोलते हैं। 99% बच्चे यही 2 काम करते हैं, यानी एक बार पढ़ते हैं फिर एक बार पढ़ते हैं, लेकिन बोलते क्या है? रिवाइज कर रहा हूं। इसको रिवीजन नहीं बोलते हैं। रिवीजन इधर होता है, इसको रिवीजन बोलते हैं, यानी कि पुनः दृष्टि देना। समझ रहे हैं? रिवीजन में तो आप विश्लेषण करते हो, परीक्षण करते हो, सार प्राप्त करने की कोशिश करते हो, गहन अध्ययन की ओर जाते हो, वह रिवीजन होता है। रिवीजन जैसे आपको बोला अभी कि यहां पर लिख दो संवैधानिक नैतिकता और इसके साथ जोड़ दो मौलिक अधिकार, इसको रिवीजन बोलते हैं। इसके साथ जोड़ दो नीति निर्देशक तत्व, इसको रिवीजन कहते हैं। और फिर इसको इससे जोड़ दो, इसको रिवीजन कहते हैं। और अगर आप 1 घंटे में कर लिए तो रिवीजन हुआ, नहीं तो री रीडिंग करते हो कि दोबारा पढ़ रहा हूं, इसलिए कहते हो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज नहीं, एक बार क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। आप तो इससे आगे निकल ही नहीं रहे हो। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक रिटेन नहीं कर सकते हो। इसका जो तीसरा पक्ष है वह है रिटेंशन का। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? उसको बचाए रखना। आप लोग बोलते हो ना कि भूल गए, याद नहीं रहा। कहां से याद रहेगा? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। आपने क्या किया था? री रीडिंग की थी। अब जरा सोचो, अपने खानदान के हजारों लोगों का नाम आपको याद रहता है, एक अनुच्छेद याद नहीं रहता है, क्योंकि आप री रीडिंग करते हो, रीडिंग करते हो, आप समझते नहीं। कितनी बार अपने पिता का नाम याद किया होगा रट रट के कि पिता का नाम ये है, माता जी का नाम ये है, भाइयों का नाम नहीं पढ़ा होगा, नहीं रटा होगा। तो आप रिवाइज नहीं करते हो, आप रीडिंग और री रीडिंग तक रहते हो, क्योंकि ये समझने वाला काम नहीं करते हो। अब आप सोचोगे, आप सुने होंगे कि हमने पढ़ा बहुत, लिख नहीं पाए। कहां से लिख पाओगे? ये बीच वाला तो छोड़ दिया, पढ़ के कहां से लिखोगे? नहीं लिख पाओगे ना। हमने किसी क्लास में एक बार एक परिचय दिया था, हमने कहा था कि आप अपने बारे में लिखो। मैं बता दे रहा हूं, ऑनलाइन जा रहा है, मैंने कहीं चंडीगढ़ में ऐसा बोला था कि आप अपने बारे में लिखो या मेरे बारे में ही लिखो। स्वतंत्र हो आप अपने बारे में या मेरे बारे में लिखने के लिए। उनको 2 मिनट का समय दिया था, उन्होंने लिखा और मैंने कहा कि जो लिखे हो उसको एक बार पढ़ो और पढ़ के मुझे बताओ कि कितने लोग अपने लिखावट से संतुष्ट हो। एक भी विद्यार्थी ने हाथ नहीं उठाया। उसने कहा कि और भी बढ़िया लिख सकते थे।
क्योंकि जानता तो है लेकिन समझता नहीं है। लिखना एक कला है, वह बार बार करने पे आती है। और कला तब है जबकि आप यहां समझ चुके हो। जो समझोगे वही लिखोगे, जो पढ़ोगे वो नहीं लिखोगे। आपको समझने पर ध्यान देना है। 10 पेज पढ़ने से बेहतर है 2 पेज पढ़ के समझ लो, तब आप लिख पाओगे। ठीक है ना। और लिखना भी क्या है? लिखना एक प्रस्तुतिकरण है। अब यहां पर कुछ लोग बोलते हैं हिंदी माध्यम में नंबर कम आता है। आप तो अपने वाक्य को ही काट रहे हो। हिंदी क्या है? माध्यम है। माध्यम से नंबर नहीं आता, नॉलेज से नंबर आता है। आप माध्यम की आड़ में अपने असफलता को छिपाते हो और इस दुनिया में आकर के नारा लगाते हो कि हिंदी मीडियम में पास नहीं करता, यूपीएससी पक्षपात कर रहा है। आपको हिंदी लिखनी है देवनागरी लिपि में, बुंदेलखंडी नहीं लिखनी है, छत्तीसगढ़ी नहीं लिखनी है, बिहारी नहीं लिखनी है, मैथिली नहीं लिखनी है, हरियाणवी नहीं लिखनी है, पंजाबी नहीं लिखनी है। क्या लिखनी है? हिंदी लिखनी। अंतर है ना। सही जगह पर खड़ी पाई होना चाहिए। आप लोग ऐसा करते हो या नहीं करते हो? बहुत सारे हैं, कॉपी मेरे पास अभी भी मौजूद है। वो पूरा उत्तर लिखने के बाद ये दे देते हैं। जानते हो ना क्या है ये? तब हम सकारात्मक सोच लेकर आते हैं कि शायद बच्चा समझा होगा कि कॉपी देखने वाला हिंदी नहीं जानता होगा, तो फुल स्टॉप भी दे दो, खड़ी पाई भी दे दो, जो समझ ले। लेकिन इसका अर्थ समझ रहे हो ना क्या है? कि पढ़ने के बाद अगर शिक्षक को ये मिले तो बेवकूफ़ी अपने को पाएगा वो। ये हिंदी नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपको सही तरीके से लिखना आना चाहिए। समझ गए? सही तरीके से लिखना आना चाहिए। अब उसका एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि अब बहुत लंबा समय नहीं है हमारे पास। एक उदाहरण आपको देता हूं। लिखा गया, भारत का संविधान उधार का थैला है। ये सबसे साधारण में से एक है जो आप लोग सभी सुने होंगे। अब विद्यार्थी लिख रहा है, भारत का संविधान लिखित संविधान है, इसके संविधान सभा के अध्यक्ष ये थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये थे, और ज़्यादा जान गया तो लिख दिया संविधान को अम्बेडकर ने लिखा। बाकी लोग क्या कर रहे थे पता नहीं, वो सब ये सब लिख गया। अब ये 50 शब्द लिखने के बाद आया, भारतीय संविधान उधार का थैला है। उस आपके एग्जामिनर ने पूछा था कि संविधान किसने लिखा, तो क्यों बता रहे हो? जो पूछा वो बताओ। ये आदत हमारी जाती नहीं है जो विश्वविद्यालय में पढ़ी है। विश्वविद्यालय के उत्तर में क्या लिखते हैं? बस टॉपिक देख लिया, पूरा लिख दिए, आंसर खोजो इसी में। यहां पर तो बेटा शुरू के 150 शब्द में बोला है, लिखे हो तो ठीक, नहीं तो खत्म। आपको सटीक उत्तर लिखना है ना। और कुछ बच्चे जानते होंगे उधार का थैला है, यहां पे आधे लोग यही नहीं पढ़ते हैं कि उधार का मतलब क्या है, कि थैला बाद में बताऊं। वो पढ़ लेते हैं, हाँ उधार का थैला है क्योंकि यहां से लिया था। अरे लिया भी था तो उधार था वो। इनको 2 थप्पड़ मार के घड़ी छीन लूं, उधार है। है कि नहीं? पीछे देख हंस रहे हैं। देखो सचेत हो गया बच्चा, पीछे देखता मैं इसका पेन चुरा लेता, तो उधार हुआ वो नहीं। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने किसको थप्पड़ मार के छीना, किससे चोरी की, किससे मांगा, कौन मना किया?
जब जानते ही नहीं हैं हम तो क्या लिखेंगे? तो लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए हमें। और देखो, लिखने से ही नंबर आना है, जानने से नंबर तो आता नहीं है। लिखोगे तो नंबर आएगा, है ना? और जो आप लिख रहे हो, आप क्या वह कह पा रहे हो जो कहना चाहते हो, है ना? अभी मॉक इंटरव्यू चल रहा था, मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा अपने बारे में बता। वो देखो कैसे बता रहा है, थोड़ा सा समय लेता हूँ। उसने कहा मेरा नाम ये है, चलो अच्छी बात, मैं ये पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी किसान हैं, मेरी माताजी घर में काम करती हैं, मेरे 2 भाई हैं। अरे आपके बारे में पूछ रहा हूँ, माताजी किसान हैं और कौन कौन क्या, ये सब क्यों बता रहा है? हम आपके बाबूजी की कुंडली पूछ नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं आप क्या हैं। आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम ये है। वो तो मैंने देख लिया। आप क्या हैं, अपने बारे में बताओ, गुणवत्ता क्या है आपकी। आपका नाम तो मैं देख चुका हूं, तभी तो मैं बोल रहा हूं आप कौन है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा, पूछा क्या जा रहा है। भाई मेरा नाम ये, अरे मुझे, मैं ही बता दे रहा हूं आपका नाम ये। जब पूछा जा रहा है अपने बारे में बताओ, तो अपनी गुणवत्ता बताओ, अपनी कमी बताओ, अपनी खामी बताओ, अपनी अच्छाई बताओ। आप ये सब बता नहीं रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप इधर देखिए, हाँ मेरी नजर है। तो अब अगर ऐसा नहीं करोगे तो किसी की पांडुलिपि ही देखनी पड़ेगी एग्जाम हॉल में, पकड़ा जाओगे, बस रेस्टिकेट हो जाओगे। एक लिख रहा है, दूसरा देख रहा है, वेद व्यास। अरे तो अपना लिखो, ठीक है ना? अंतिम बात, आप लोग एक बीमारी के शिकार हो। बड़ा कठोर बोल रहा हूं, आप लोग को लग रहा होगा ये ओपन क्लास करवा रहा है या क्लास करवा। आप लोग एक बीमारी के शिकार हो, क्या? मॉडल आंसर। मॉडल, मॉडल कौन है? वो नमूना कौन है? मॉडल आंसर। जब आप मॉडल के पीछे पड़ोगे तो वहीं तक जाओगे जहां तक मॉडल गया है। आप उससे आगे जाओ, अपनी योग्यता विकसित करो। किसी के पद चिन्हों पर चलने वाला वहीं तक चल पाता है जहां तक पद चिन्ह है। अपना बनाओ, अपनी योग्यता विकसित करो। समझ रहे हो? इसमें से कौन कल बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, कोई बन जाएगा, उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। अरे शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं हो पाया, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, सुनील गावस्कर का बेटा सुनील गावस्कर नहीं बन पाया। तो वो आईएएस आपको आईएएस बना देगा? अपने भाई बहनों को नहीं बना सकता, आपको क्या बना देगा? आप सलाह लो, पीछे मत पड़ो। सलाह सबकी लेनी चाहिए, लेकिन विकास अपना करो। जो मॉडल आंसर है उससे अच्छा लिख सकते हो, उससे बेहतर लिख सकते हो, और लिखना चाहिए। लेकिन यह तब होगा जब आपको, अगर कोई कॉपी आपकी चेक करे और 10 में से 5 नंबर दे, तो आप पूछो कि 5 कटा क्यों? 10 में से 7 नंबर दे, आप पूछो कि 3 क्यों कटा, मैं कैसे बढ़ूं? बताओ, काटे हो तो बताओ कि 3 नंबर क्यों काटे। अधिकांश लोग क्या हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, 7 नंबर मिल गया, 3 कटा, ये नहीं समझ रहे हो। आप पूछो ना उससे, काटने वाले से, कि 3 नंबर काटने का कारण क्या था, मैं चाहता हूं कि 3 नंबर मुझे मिले, बताओ कैसे दोगे? बताना पड़ेगा ना उसको। हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करो। समझ रहे हो? जब सीखने की कोशिश करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है? और सीखने के लिए आए हो, उपभोक्ता के रूप में कभी जहां भी बैठना क्लास में, उपभोक्ता की तरह नहीं बैठना, नहीं तो बेचेगा। ध्यान रखना, दवाई बेची जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं बेचा जा सकता। तो सिलेबस बेचा जा सकता है, तैयारी नहीं कराई जाएगी।
आज तक आप लोगों ने सिलेबस ही तो खत्म किया है, और क्या किया है? तो अगर सही में पास करना है तो अपनी सोच को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, और तब तैयारी करोगे तो कोई ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि आप पास नहीं करोगे। समझ रहे हैं ना? कोई नहीं है। यह सभी जानते हैं कि 1000 ही पास होते हैं, लेकिन उस 1000 में हम नहीं होंगे ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है ना? और यह भी नहीं कह सकता कि हम ही होंगे। तो अपना काम ईमानदारी से करोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है ना? और जितनी भी बातें, जो भी 2-4 लोग हमको जानते हैं, सीधी सीधी बातें करता हूँ, करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, समय आपका है, बर्बाद हो जाएगा फिर लौट के नहीं आने वाला है ना। आज का जो 4 बजे आया है, अब ये जीवन में दोबारा कभी नहीं आने वाला। जो मैं बच्चों को बोल रहा था कि आप लोग इधर देखिए, क्यों बोल रहा था? आपके जीवन का वह क्षण अब आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है। आप अंधेरे के कमरे में अपने आप को सोचो कि हमने इस समय का कैसा उपयोग किया है, और अगर यह नहीं सोच पा रहे हो कि हमने सदुपयोग किया है तो पश्चाताप करो खुद से। समय का बड़ा महत्व है, ठीक है ना? बड़ा महत्व है। अगर समय का सदुपयोग नहीं किए तो कहा जाता है पेपर 4 में कि समय समय पर आपको इतना सिखा देगा कि आप फिर संभल नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो यह समय मैंने केवल इसलिए नहीं लिया कि ये क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे नंबर लाना है, बाकी और भी चीज़ें आप समझ लीजिए, और इन चीज़ों के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे काम कर पाएंगे, है ना। और अगर हम लोग बस केवल बटरिंग करते रहेंगे कि आप सर्वोत्तम हम सर्वोत्तम, तो पता चलेगा कि उत्तर भारत में कम से कम एक कहानी सबको मालूम होगी शायद, कि एक लड़का था, उसको फांसी की सज़ा मिल रही थी, तो जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिला दो, और जब माँ मिलने आई तो वह उसी पर अटैक कर दिया। लोगों ने पूछा ये क्या किया, तो उसने कहा कि अगर मेरी माँ मेरी गलतियों पर मुझे टोक दी होती तो आज मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना होता। मेरी माँ ही जिम्मेदार है मेरी मृत्यु के लिए। समझिएगा, ठीक है ना। तो यह वह समय नहीं है कि लॉलीपॉप लिया जाए और दिया जाए। आप किसी क्लास पास करने के लिए नहीं बैठे हो, रोटी के लिए बैठे हो। समझ रहे हो? ठीक है ना। तो यहीं पर समाप्त करता हूँ, यह कहते हुए कि इसमें कोई ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी होती हैं। ठीक है, ये सबसे कठिन पक्ष होता है मेरे लिए बताने का। तो मैं जो बताना चाहता हूँ वो यह है कि सबसे पहले भारत का संविधान आपको खरीदना होगा, पढ़ना होगा। दूसरी, अगर कोई किताब खरीदना चाहते हो, जरूरी नहीं है, मैं सलाह के रूप में बोल रहा हूँ, ये तो अनिवार्य बता रहा हूँ। सलाह के रूप में आप सभी जानते होंगे डीडी बसु की एक किताब आती है, और एक किताब आती है बीके शर्मा की। अंतर बस इतना है कि इस किताब की भाषा इनकी तुलना में सरल है। मैं सरल नहीं बोल रहा हूँ, इनकी तुलना में सरल है। ठीक है ना। तीसरा, ये तब लागू होता है जब आप यहाँ के विद्यार्थी हो। ठीक है। तीसरा, यहाँ का जो आपको प्रिंटेड मटेरियल दिया गया होगा आप उसको पढ़ो। और चौथा, जो क्लास में लगभग 450 पेज का डिक्टेशन और हैंड नोट्स मिलता है वह पढ़ो। ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में एनसीईआरटी कवर की जाती है और मटेरियल में वह सब कुछ कवर किया जाता है जो बाजार में उपलब्ध है। ठीक है।
तो इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं बताता, और केवल यही अनिवार्य बताता हूँ। ये तो जो यहाँ पढ़ते हैं केवल उनके लिए होता है शायद, है ना। तो केवल ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इससे कम या इससे ज़्यादा पढ़ने को नहीं कहा जाता। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ नहीं है और वह एनसीईआरटी चाहता है तो 11वीं और 12वीं की वो एनसीईआरटी पढ़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी से ही शुरू करते हैं और हर टॉपिक का एनसीईआरटी से रिलेटेड मुद्दा क्लास में ही चर्चा करते हैं। इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने को नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, समय आप लोगों का ज़्यादा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद शांतिपूर्वक सुनने का। धन्यवाद। जाऊँ? ठीक है, थैंक यू। क्या बेटा? स्टार्टिंग टाइम में जी, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितनी ईमानदारी से अपनी बात रखे, मुझे भी रखने का अवसर देंगे। जो आपने कहा कि कुछ उधर का कुछ इधर का, तो वह उत्तर मौलिक उत्तर हुआ या उसमें रफू हुआ? जो अंत में आपने लिखा वो आपका मौलिक उत्तर हुआ? नहीं हुआ। यूपीएससी का गजेटियर पढ़ोगे बेटा, उसमें लिखा हुआ है कि अपना मौलिक उत्तर दें, ठीक है ना। और आपने किसी का कहीं से मिलाया, या जो आप बोल रहे हो मैं उस आधार पे बात कर रहा हूं। अब समझो, मैं एक क्वेश्चन ही लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। जो अभी बताया भी था, भारतीय संविधान उधार का थैला, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, उधार का थैला। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टिप्पणी करें, ठीक है। ये मॉडल आंसर आपके पास है। हमने क्वेश्चन में टिप्पणी न दे करके कहा चर्चा करें। हमने चर्चा भी नहीं लिखा, हमने कहा समीक्षा करें। उत्तर बदल गया, है ना। हर सब्जी में एक ही तरह के मसाले नहीं पड़ते, है ना बेटा। तो जो मॉडल आंसर है वह एक तो दिए गए प्रश्न का है और किसी ने दिया है जो सर्वोत्तम नहीं है ना। हमने क्या कहा, आप सुझाव ले सकते हो, सुझाव लेना तो कोई गुनाह नहीं है ना। लेकिन आप उससे भी बेहतर लिखोगे कब? जब आप उसको सोचोगे कि इसमें और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, कहां पर इसमें खामी है, क्या कमजोरी है ना। तब वह आपका उत्तर होगा, क्योंकि आप फिर समझ जाओगे कि लिखना क्या है और क्यों लिखना है ना बेटा। तो वाक्य तो एक है, लेकिन देखो टिप्पणी करना अलग है, चर्चा करना अलग है, समीक्षा करना अलग है, वर्णन करना अलग है, स्पष्टीकरण दें अलग हो गया ना, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है, अगर हमें पता ही नहीं तो हम इनका उनका या किसी का कैसे मिलाएंगे और मौलिक उत्तर कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, किताबें तो सभी वही पढ़ते हैं ना, है ना। 24 घंटा सबके पास है, किताबें वही हैं, मैं बताऊं या ना बताऊं। लेकिन सफल कोई होता है, कोई नहीं हो पाता है। तो सफल होने वाला केवल सही उत्तर नहीं लिखता, सर्वोत्तम उत्तर लिखता है। समझ रहे हो? तो अंतर यह है बेटा, सही उत्तर और सर्वोत्तम उत्तर
दोनों में अंतर है। सही उत्तर तो बहुत लोग लिखते होंगे, नहीं, लेकिन सर्वोत्तम सभी नहीं लिख पाते हैं, और सर्वोत्तम में भी तो हमें ऊपर से लेना है ना। तो हो सकता है मेरा भी सर्वोत्तम हो, लेकिन मैं 1001 नंबर पर हूं, तो 1000 लोगों का ले लिया ना, तो मैं तो फेल माना गया ना। तकनीकी रूप से मैं क्या माना गया? फेल। अब चाहे अब मैं कहता रहूं मैंने सर्वोत्तम लिखा है ना। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सबसे अच्छा लिखें, न कि सबकी तरह लिखें। अंतर कर पा रहा हूं मैं? यह समझिएगा आप लोग कि हमें सबसे अच्छा लिखना है, न कि सबकी तरह लिखना है। जो आज आईएएस में टॉप किया, उसको अगर आज दूसरी परीक्षा में बैठा दिया जाए, हो सकता है पीटी में ही पास न करे। ऐसा सुने होंगे आप लोग बहुत सारा। तो हम किसी के पीछे क्यों पड़ें? हम सलाह सबसे लेंगे, लेकिन अपने सोच के आधार पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इजाजत। चलिए, धन्यवाद।